Good morning, children. Today I am going to teach class 10 history, chapter 3. Topic is nationalism in India. Today I will study in Rowlatt Act. प्रीवियस डे हमने रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल किया था, लेकिन आज हम उसके आगे हम पढ़ेंगे. On 13 April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On the day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. 13 अप्रैल की घटना है, एक बहुत ही कुख्यात घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड. उस दिन लोगों की काफ़ी भीड़ थी जो जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी. और जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जो चारों तरफ से चार दीवारियों से घिरा हुआ था. Some came to protest against the government new repressive measures. Other had come to attend the annual बैसाखी फेयर. लोगों की भीड़ इस बात के लिए इकट्ठी हुई थी कि सरकार की जो पॉलिसी थी, रॉलेट एक्ट जो लाया था लोगों के दबाने के लिए, उसके लिए, और लोग जो है बैसाखी का जो मेला सालाना लगता है उसके लिए वो इकट्ठे हुए थे. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. खास करके देहात के जो लोग थे उनको ये पता भी नहीं था, गांव के लोगों को, कि मार्शल लॉ लगाई गई है. मार्शल लॉ मीन्स यानी शासन जो है आर्मी के हवाले कर देना. डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड. डायर ने जो है एग्जिट एरिया को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया और गोली चलाने की आदेश दे दी भीड़ों पे. किलिंग हंड्रेड्स, हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट. और जब काफ़ी लोगों की जानें चली गई, जब उससे प्रश्न किया गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि वो इसलिए किया कि वो एक नैतिक दबाव उस पर डालना चाहते थे, नैतिक प्रभाव उस पर जमाना चाहते थे. टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑव. उनके अंदर एक डर पैदा करना चाहते थे. एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स took to the street in many North Indian towns. ये घटना जो है आग की तरफ फैली. खास करके उत्तर भारत के जो शहर सब थे वहाँ ये घटना का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ. There were strike clashes with the police and attack on government building. इसकी प्रतिक्रिया में हड़तालें होनी शुरू हो गई. जगह जगह जो है छिटपुट घटना होने लगी. लोगों का गुस्सा जो है उबाल पे था. उन्होंने सरकारी भवनों को, पुलिस स्टेशनों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल. सरकार भी कोई कम नहीं थी. उसने जो है लोगों पे अत्याचार करने शुरू कर दिए. उनको दबाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उस पे आतंक का माहौल बनाने के लिए उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया. सत्याग्रहीज वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड. जो सत्याग्रही थे उनको ज़बरदस्ती ज़मीन पे अपनी नाक रगड़ने के लिए कहा जाता था. क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम सल्यूट टू ऑल साहेब्स. उन्हें जो है बड़े अंग्रेज़ अफसर जो थे उन्हें सलाम करने के लिए कहा जाता था, जिसे हिंदी में कहा जाता था सलाम टू ऑल साहब, सभी साहिबों को सलाम. पीपल वेयर फ्लॉज्ड एंड विलेज अराउंड गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान. ये जो आपको जलियांवाला बाग है, ये हिस्सा पाकिस्तान में है. अराउंड गुजरावाला, पंजाब में वो जगह का नाम था गुजरावाला. वेयर बॉम्ब सीकिंग वायलेंस स्प्रेड. महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट. ये जब ये घटना घटी और ये लोगों का गुस्सा चरम पे था, तो उन लोगों ने भी हिंसा का सहारा लिया. उन्होंने भी जो पुलिस स्टेशन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया.
महात्मा गांधी ने जो है अपना मूवमेंट जो चला रहे थे उन्होंने वापस ले लिया। When the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly in cities and town. ये रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट जो था खास करके शहर में और नगरों में ही था। महात्मा गांधी now felt the need to launch a more broad-based movement in India. महात्मा गांधी का ये मानना था कि ये छोटी मोटे आंदोलन से सारे देश को एकजुट नहीं किया जा सकता है, कोई एक बहुत ब्रॉड बेस्ड में मूवमेंट चलना चाहिए जिसमें सारे लोग उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन ऐसा आंदोलन तब तक संभव नहीं था जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ लेकर के चला न जाए। On way of doing this he felt was to take up the खिलाफत issue. उसी समय एक घटना घटी, उसका नाम था खिलाफत मुद्दा। खिलाफत क्या था उसको थोड़ा आप ठीक से समझेंगे। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य का जो शासक था, ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की जो था उसकी हार हुई। एंड देयर वेयर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। जब शांति का समझौता हुआ फर्स्ट वर्ल्ड के बाद, तो तुर्की को उसके खलीफा के पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। और जो खलीफा वहाँ का होता था तुर्की का, वो पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था। स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स। ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। इससे पूरे दुनिया भर के मुसलमानों में निराशा थी, गुस्सा था। तो भारत में बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और इस आंदोलन का लीडरशिप जो नेतृत्व कर रहे थे वो दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of unified national movement. महात्मा गांधी को ये एक अवसर की तरह लगा और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को अपना सपोर्ट देना चाहा। As the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. इसमें बहुत बहस हुई कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए। आखिर में महात्मा गांधी के प्रयास से ये सफल रहा और कांग्रेस की जो कलकत्ता में सेशन चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था सितंबर में 1920 में, उसमें इस बात पर रजामंदी हुई कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत खिलाफत मूवमेंट के विषय को भी रखना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक नया मूवमेंट था और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके अंतर्गत इसको लाया गया। ये स्वराज के लिए अच्छा भी था। वाई नॉन कोऑपरेशन? अब ये क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन क्यों? असहयोग जिसको हम लोग कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग। आखिर ये असहयोग क्यों? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल was established in India with the cooperation of। महात्मा गांधी ने 1909 में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि अगर हम लोग ब्रिटिश को हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने के लिए वो, चूँकि हमारे यहाँ इंडिया में जो अपनी रूट
मजबूत कर पाए वो इस कारण से कि हमने उनको अपना कॉपरेशन देते रहे। अगर हम उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो वो शायद बहुत समय तक यहाँ इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Indians and had survived only because of this cooperation. ब्रिटिश यहाँ इतने दिन इसलिए रुक पाए, इतने दिन काम कर पाए क्योंकि हमने उनको कॉपरेट कर रहे थे। Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse. अगर भारतीय लोग अपना सहयोग देना बंद कर दें तो वो लंबे समय तक यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। विदिन ए ईयर द स्वराज वुड कम, और इस तरीके से हमारे देश में स्वराज आ जाएगा, यानी हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमको अपना देश मिल जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, तो आखिर ये नॉन कॉपरेशन एक आंदोलन कैसे बना। गांधी जी proposed that the movement should unfold and stages. It should begin with the surrender of titles. आखिर इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो उसमें कहा कि अंग्रेज़ों ने जो हमें उपाधियां दी है, पदवियां दी है, हम उनका त्याग कर देंगे। जो हमें सरकारी पुरस्कार मिले हैं, जो इनाम मिला उसे हम उसे लौटा देंगे। हम लोग सिविल सर्विस में का बहिष्कार करेंगे, हम लोग फौज का बहिष्कार करेंगे, पुलिस का बहिष्कार करेंगे, न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। जो उसकी संविधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायिका, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। उसके विद्यालय में हमारे बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड repression, a full civil disobedience campaign would be launched. लेकिन ब्रिटिश सरकार भी इसको दबाने के लिए भरसक कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा जो था वो पूरी मजबूती के साथ चल रहा था। दाव द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली रोड toured extensively mobilizing popular support for the movement. 1930 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने जो है देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं की और अपना समर्थन देखा कि लोगों का समर्थन किस तरीके से हमें मिल रहा है। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. कांग्रेस जो है इस पे एक मत नहीं बना पा रही थी। They were reluctant to boycott the council elections. वो अनिच्छुक थी, जो वो नहीं चाहती थी कि ये जो विधानसभा का जो चुनाव है या उसका हम लोग विरोध करें। Scheduled for November 1920 and they feared that the movement might have to popular violence. कहीं ऐसा नहीं हो इसके परिणाम स्वरूप हिंसा भड़क जाए। In the month between September and December, there were intense tussle within the Congress. ये देखा गया कि सितंबर और दिसंबर के बीच जो है कांग्रेस में काफ़ी इसके लिए विवाद हुआ, काफ़ी जो है ठसमठस हो गई। For a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponent of the movement. तो दोनों के बीच एक तरह से सहमति नहीं बन पा रही थी। फाइनली इज द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 ए कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। नागपुर अधिवेशन में दिसंबर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें दोनों पक्ष में समझौता हो गया और ये विचार किया गया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाएंगे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, आखिर इस मूवमेंट का विषय क्या था और किन लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दी। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में समाज के ऐसे कौन वर्ग थे
जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। द नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। ये नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें अपनी भागीदारी दिए। इच विथ इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। उसमें एक ही नारा दिया गया और नारा दिया गया स्वराज का, लेकिन लोगों ने इसका अपना अलग अलग मीनिंग लगाया। द मूवमेंट इन द टाउन्स। The movement started with middle class participated in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. शहर में खास करके मध्यम वर्ग लोगों ने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने उनके बच्चे जो है स्कूल छोड़ दिए, पढ़ना कॉलेज छोड़ दिए। लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। जो स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर थे, टीचर थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में वकालत करनी छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। बहुत सारे राज्यों में लोगों ने असेंबली चुनाव का बहिष्कार किया सिवाय मद्रास को छोड़ करके। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नन ब्राह्मण, क्योंकि मद्रास में एक नई पार्टी थी जस्टिस पार्टी जो नन ब्राह्मण बेसिस पे बनी थी। फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। उसे ऐसा लगता था कि अगर हम लोग असेंबली में जाएंगे तो हमें कुछ शक्तियाँ मिलेगी जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू। उनको ऐसा लगता था कि ऊंचे पदों पे ब्राह्मण ही पहुंच सकते हैं और लोग नहीं पहुंच सकते हैं। इस कारण उन लोगों ने जो है नन ब्राह्मण पार्टी बना करके वहाँ काम करना शुरू किया। द इफेक्ट ऑफ नन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। ये नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है सो आर्थिक तौर पे एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। इससे हमारे देश को भी कुछ फ़ायदा हो गया। फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लीकर शॉप्स पिकेटेड। जो शराब की दुकानें थी वहाँ पे धरने दी गई। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। विदेशी कपड़ों का आयात जो है 1921 से 1922 के बीच में घटकर आधी हो गई। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रेस 102 करोड़ टू रेस 57 करोड़। 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ पे आ गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फिनांस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से मना कर दिया। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। उसमें बहुत ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने कहा हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे बल्कि अपने देश में निर्मित चीज़ों का ही उपयोग करेंगे, अपने देश के बने हुए कपड़े ही पहनेंगे। वंस प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इससे हमारे देश का जो सूती वस्त्र उद्योग जो था, जो हाथ से तैयार हुए कपड़े थे, उसकी मांग बढ़ी और उसका विकास हुआ। But this movement in the cities gradually shot down for a variety of reasons. लेकिन देखा गया धीरे धीरे फिर इसका जो है असर कम होने लगा। खादी cloth was often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford to buy it. सूती के जो खादी के कपड़े जो होते थे प्रायः बनते बनते काफ़ी महंगे हो जाते थे और हमारे देश में गरीबों की संख्या इतनी थी कि वो उसे खरीदने में सक्षम नहीं थे। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। इसलिए लंबे समय तक वो उसका विरोध नहीं कर सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पॉज्ड ए प्रॉब्लम। इसी के साथ और भी था जो ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था
वह भी बहुत दिनों तक संभव नहीं हो पाया। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप। उसके जगह जो है वैकल्पिक तौर पे जो कोई भारतीय संस्थाएं खड़ी की जाती वो तो हो नहीं पाया। सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। तो उनके पास कोई चारा नहीं था उनमें फिर से वापस लौटने की। दिस वेयर स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट। इसलिए जो छात्र थे, टीचर थे, फिर से उनके विद्यालयों में जाने लगे। एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक द गवर्नमेंट कोर्ट, और जो वकील थे फिर उनके कोर्ट में जाकर के वकालत करने लगे। तो हम देखते हैं कि ये जो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला वो बिगिनिंग में तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये बाद में जाकर करके ये फेल हो गया। इसके रीज़न थे क्या कि हम उसके लिए जो कोई दूसरे कोई ऑप्शन में कोई इंस्टीट्यूट खड़ा करते वो कर नहीं पाए। जो हम लोग ने कहा कि हम लोग अपनी कंट्री का कपड़ा यूज़ करेंगे, फॉरेन क्लॉथ यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल थे वो इतने महंगे हो गए थे कि उन्हें हमारे देश के गरीबों को यूज़ करना आसान नहीं था। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। ये असहयोग आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन, वो खास करके देहाती इलाकों में आपको उसका प्रभाव कुछ नज़र आया। इट ड्रू इनटू इट फॉर द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स। खास करके किसान और जो आदिवासी जनजाति है उनके बीच ये चीज़ें देखने को मिला, विच वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। इन अवध पीजेंट वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। अवध में एक किसान नेता थे, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। इस सन्यासी who had earlier begun to face as an indentured labor। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो एक इंडेंचर लेबर या जिसको हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, उस तौर पे वो फिजी में काम कर चुके थे। द मूवमेंट here was against तालुकेदार and landlords who demanded from peasant exorbitantly high rents and a variety of other cesses। उनका जो विरोध था तालुकेदार और उन जमींदारों के कि उनकी जो टैक्स जो था लगान वो इतनी ऊंची हो गई थी जिससे वो चुकाने में असमर्थ थे। पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स। उनसे बेगार काम कराया जाता था। बेगार मीन्स यानी काम के बदले में उनका जो मेहनताना होता है वो उन्हें नहीं दी जाएगी, बस उनसे काम बस लिया जाएगा। फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट एज टेनेंट्स, दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और उनके काम, उनके कार्यकाल, उनका कुछ भी जो है ठिकाना नहीं रहेगा, कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। और जो पट्टे पे जो ज़मीन मिलेगी उन पे उनका कोई अधिकार नहीं होगा। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। इससे ये हुआ कि राजस्व में जो है ना कमी आने लगी। अबॉलिश्ड ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो था क्या कि लोग, किसान जो चाहते थे कि ये जो दमनकारी नीति है ज़मींदारों का, उसका बहिष्कार होना चाहिए। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स टू द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। गांव में एक पंचायत बुला करके ये निर्णय लिया गया कि खास कर करके समाज के ऐसे वर्ग जो ज़मींदारों की सहायता करते हैं, जैसे धोबी, हजाम, ठीक है ना, ये उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे, उनके कपड़े नहीं धोएंगे, उनके बाल नहीं काटेंगे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the village in Awadh talking to the villagers and trying to understand their grievances। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो है अवध के उन गांवों में गए, लोगों से बात कर करके कि आखिर उनकी समस्या क्या है
उनका किस तरह से निपटान हो सकता है। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप। वहाँ जो है एक अवध किसान सभा की स्थापना हुई अक्टूबर में, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। इसमें दो लोग ने अपना सहयोग दिया, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, एंड ए फ्यू अदर्स, और भी लोग इसमें शामिल हुए। विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड सेट अप इन द विलेज। थोड़ी समय में इसके 300 शाखाएं हो गई गांव-गांव। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। तो देखा गया कि ये किसानों का जो आंदोलन था वो काफ़ी विस्तृत हो गया। The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with। लेकिन कांग्रेस के नेता जो थे कुछ, वो इस चीज़ से नाखुश थे। As the movement spread in 1921, the houses of तालुकेदार and merchants were attacked। कारण ये था कि जो जमींदार हिंसक होकर के उन्होंने तालुकेदार और बड़े बड़े जो व्यापारी थे उस पर उन्होंने हमला कर दिया। बाजार वेयर लूटेड, बाज़ारों को उन्होंने लूट लिया। एंड ग्रेन हॉर्ड्स, और अनाजों को भी लूट लिया गया। वेयर टेकन ओवर इन मैनी places। Local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed। गांधी जी की बातों कुछ लोगों, स्थानीय लोगों ने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि जब तक ले पेड नहीं हो तो कोई टैक्स नहीं देना है। नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जब तक ले ज़मीन का पुनः वितरण नहीं हो जाए और जब तक ले काम के बदले पैसा नहीं मिले तब तक ले टैक्स नहीं देना। अमॉन्ग द पुअर, द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सेक्शन ऑल सेक्शन एस्पिरेशन। तो महात्मा गांधी का नाम का सहारा लेकर लोगों ने अपनी अपनी मनमानी शुरू कर दी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, ये बातें कहीं स्पष्ट नहीं हो पाई। Tribal peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi, the idea of Swaraj, in yet another way। जो आदिवासी किसान थे, जनजाति थे, उसमें महात्मा गांधी का ये संदेश था कि हम लोगों को अपना स्वराज चाहिए। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, for instance, a militant guerrilla movement spread the early 1920s। आपको आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एक पहाड़ी जगह है गुडेम हिल्स, वहाँ जो है एक मूवमेंट चला था, गुरिल्ला छापामार युद्ध। ये 1920 की बात है। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव एयर। कांग्रेस ने अपना इसका समर्थन दिया था, ऐसा नहीं था। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the grazers to graze their cattle। इसमें जंगल का कानून बनाया ब्रिटिशों ने कि इसमें कोई भी जो है आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जंगलों में नहीं जा सकते हैं, लकड़ी नहीं तोड़ सकते हैं, फल नहीं तोड़ सकते हैं और अपने जानवरों को चराने के लिए नहीं जा सकते हैं। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट, दिस एनरेज द हिल पीपल। तो इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी गुस्सा आया। नॉट ओनली वेयर देयर लाइवलीहुड affected, but they felt that their traditional right were being denied। ऐसा नहीं था उनकी रोजी रोटी पे ही असर पड़ा, बल्कि उनकी जो पारंपरिक अधिकार उनको शुरू से मिला हुआ था इसका भी उनसे छीन लिया गया। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted। सरकार उनसे बेगार काम लेना चाहती थी ताकि चाहे सड़क निर्माण का हो या कोई और भी काम हो। तो इन पहाड़ी इलाकों में विद्रोह हो गया। द पर्सन हु कम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। ये एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है
Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special power. He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shot. अलूरी सीताराम राजू ने कहा कि उसको एक विशेष शक्ति मिली हुई है कि वो लोगों को ठीक कर सकता है। वह जो है ज्योतिषी शास्त्र जानता है, वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो बीमार लोगों को जो है ना उसके छूने से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। वो उसकी किसी तरह उसकी मौत नहीं होगी, गोली भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। अलूरी सीताराम राजू को कुछ लोगों ने भगवान का अवतार माना। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू जो है महात्मा गांधी की बहुत ही प्रशंसा करते थे। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थे। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, but at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, non-violence। वो लोगों को कहते थे कि वो खादी के कपड़े पहने, वो शराब नहीं पिए, लेकिन अलूरी सीताराम राजू ने जो खुद नॉन वायलेंस का सहारा लिया। The Godem police station attempted to kill British of guerrilla warfare for achieving Swaraj, executed in 1924 and over time become a famous। तो ये हुआ क्या कि उसने जो है अलूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश सेना जो जा रही थी उस पर उसने छापा मार युद्ध किया, उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद 1924 में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो आज आपको हमने जो है रॉलेट एक्ट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियोस में जो है सो हम लोग इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।